नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल राज टीचर्स हेल्पलाइन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना लागू कर दी गई है। तो आज के इस वीडियो में हम मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले, ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, राजस्थान सरकार द्वारा 7 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो आइए इन दिशा निर्देशों को देख लेते हैं। साथियों, प्रदेश में जरूरतमंद असहाय व अल्प आय वर्ग हेतु संचालित मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना एवं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में बीमित यानी पंजीकृत समस्त परिवारों हेतु दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु अथवा पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित वर्तमान दुर्घटना बीमा के दिशा निर्देश क्रमांक 5 अप्रैल 2000 के अतिक्रमण में तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना प्रारंभ की जाती है। यानी जो पहले चिरंजीवी योजना थी, अब उसे आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के नाम से लागू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के मुख्य प्रावधान निम्नानुसार है। आइए अब इन्हें 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले इस योजना का नाम होगा मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना और यह योजना आदेश जारी होने की दिनांक से आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रभावी रहेगी। यानी 7 मार्च 2024 से ये आगामी वित्तीय वर्ष यानी 2024-25 के लिए ये प्रभावी रहेगी। यहां पर MADBY का फुल फॉर्म होगी मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना। और इस योजना में बीमित या पंजीकृत परिवार का जो मीनिंग होगा वो यहाँ बताया गया है। बीमित परिवार से आशय मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना एवं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में बीमित अथवा पंजीकृत एवं 5 विद्युत कंपनियों के उन विद्युत कार्मिकों जो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना एवं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना दोनों में ही कवर नहीं हो रहे हैं के समस्त परिवार इस योजना के अंतर्गत बीमित पंजीकृत परिवार माने जाएंगे। यहाँ पर बीमित सदस्य की बात करें तो MADBY के अंतर्गत बीमित सदस्यों के रूप में उपयुक्त बिंदु संख्या 2 यानी बीमित पंजीकृत परिवार के उपबिंदु 2 में उल्लेखित बीमित परिवार के वे सभी सदस्य सम्मिलित होंगे जिनका नाम जनाधार कार्ड में अंकित है। यानी जिन लोगों पर मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना लागू होती थी उन्हीं परिवारों को अब मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। और जो ऐसे परिवारों के सदस्य होंगे उन्हें इस योजना में बीमित सदस्य के रूप में माना जाएगा। और साथ में एक खास बात बताई गई है कि इनका नाम जनाधार कार्ड में अंकित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त बीमित परिवार का 2 वर्ष तक का शिशु भी बीमित सदस्य माना जाएगा। यानी जनाधार में अगर उसका नाम नहीं है तो भी वो बीमित सदस्य माना जाएगा। मुखिया की अगर हम बात करें तो मुखिया से तात्पर्य होगा बीमित परिवार का जो जनाधार कार्ड है उसमें जो परिवार का मुखिया होगा वो इस योजना में भी मुखिया माना जाएगा। बीमा धन की बात करें, सम एश्योर्ड की बात करें तो बीमित परिवार के सदस्यों की दुर्घटनावश मृत्यु या योजना की स्थिति में वर्णित स्थायी पूर्ण क्षति होने पर परिवार के एक सदस्य की मृत्यु पर 5 लाख रुपए तक और एक से अधिक सदस्यों की अगर मृत्यु होती है तो इस स्थिति में 10 लाख रुपए तक का भुगतान किया जाएगा। ये बीमा धन के तहत यहाँ पर निर्धारित किया गया है। अगर एक की मृत्यु होती है तो 5 लाख रुपए मिलेंगे और अगर एक से अधिक की मृत्यु होती है चाहे कितने भी सदस्य हों तो उस स्थिति में उस परिवार के बाकी सदस्यों को या मुखिया को 10 लाख रुपए का लाभ मिलेगा। SIPF जो विभाग है राजस्थान का उसके तहत ही इस योजना का क्रियान्वयन भी किया जाएगा। 8वां पॉइंट देखिए, दुर्घटना में हुई क्षति या मृत्यु इस योजना के बिंदु संख्या 6 में वर्णित 8 प्रकार की दुर्घटनाओं में
ऐसी शारीरिक चोट से हुई मृत्यु, क्षति से जो बाह्य एक्सटर्नल हो यानी हिंसात्मक वायोलेंट एवं दृश्य माध्यम से उत्पन्न हुई हो, ऐसी मृत्यु क्षति दुर्घटना दिनांक से 12 कैलेंडर माहों के भीतर होने पर ही उसे दुर्घटना के कारण के रूप में माना जाएगा। अगर कोई घटना घटती है और 12 महीनों के अंतर्गत ये घटना घटती है तो उसे इस केस के अंतर्गत माना जाएगा। योजना वर्ष की बात करें तो यह योजना जारी होने की तिथि से लेकर आगामी वित्तीय वर्ष तक की अवधि के लिए जारी होगी, मान्य होगी। इस योजना का जो उद्देश्य है उसकी बात करें, राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना एवं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में बीमित पंजीकृत परिवारों तथा विद्युत कंपनियों के वे कार्मिक जो उपयुक्त दोनों योजनाओं में सम्मिलित नहीं है के परिवारों को योजना में वर्णित दुर्घटनाओं की स्थिति में बीमा कवर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से यह योजना अर्थात MADBY योजना प्रारंभ की गई है। योजना के अंतर्गत बीमित परिवार को 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। बीमित परिवार के सदस्य या सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने या दुर्घटना के कारण हाथ, पैर, आंख की स्थायी पूर्ण क्षति की स्थिति में इस योजना के अनुसार जो नियम है इस योजना के नियमानुसार आर्थिक संबल बीमित परिवार को उपलब्ध करवाया जाएगा। पात्रता की अगर हम बात करें तो योजना के अंतर्गत वे समस्त परिवार पात्र होंगे जो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना एवं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत बीमित अथवा पंजीकृत है एवं 5 विद्युत कंपनियों के विद्युत कर्मी जो उपयुक्त दोनों योजनाओं में कवर नहीं हो रहे हैं वो भी इसके लिए पात्र होंगे। वित्तीय प्रबंधन के लिए यहाँ सारा जो भार होगा वो राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। योजना के अंतर्गत लाभ कब देय होंगे तो आइए देख लेते हैं। योजना के अंतर्गत बीमित परिवार के सदस्य या सदस्यों की निम्नलिखित दुर्घटनाओं में मृत्यु अथवा अन्य शारीरिक क्षतियों की दशा में भुगतान किया जाएगा। यहाँ जो नीचे वर्णित की गई है दुर्घटनाएं हैं उनकी स्थिति में कवर होने पर ही ये लाभ देय होंगे, अर्थात योजना के लाभ निम्न प्रकार की दुर्घटनाओं में हुई मृत्यु या क्षति पर ही देय होंगे। पहली दुर्घटना की बात की गई है सड़क अथवा वाहन दुर्घटना, रेल दुर्घटना एवं वायु दुर्घटना से होने वाली मृत्यु या किसी भी प्रकार की क्षति में ये लाभ दिया जाएगा। दूसरा है बीमित के ऊंचाई से गिरने अथवा बीमित पर ऊंचाई से किसी वस्तु के गिरने के कारण होने वाली मृत्यु या क्षति को भी इसमें शामिल किया गया है। तीसरा है मकान के ढहने से होने वाली अगर मृत्यु होती है, क्षति होती है तो उसको भी इसके अंतर्गत कवर किया जाएगा। डूबने के कारण होने वाली मृत्यु या क्षति को भी इसमें कवर किया जाएगा। रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण अगर मृत्यु हो जाती है या कोई नुकसान होता है तो वो भी यहाँ पर इस योजना के अंतर्गत कवर किया गया है। बिजली के झटके से होने वाली मृत्यु या कोई नुकसान है उसको भी इसके अंतर्गत कवर किया जाएगा। जलने से होने वाली मृत्यु क्षति को भी इसमें कवर किया गया है। मशीन जैसे थ्रेसर, कुट्टी मशीन, आरा मशीन, ग्राइंडर मशीन आदि पर कोई कार्य करता है और इस दौरान कोई क्षति हो जाती है या मृत्यु हो जाती है तो भी इस दुर्घटना को इस योजना के तहत कवर किया जाएगा और बीमित व्यक्ति को इसका लाभ दिया जाएगा। योजना के अंतर्गत दुर्घटना में हुई क्षति का आशय किसी भी ऐसी शारीरिक चोट से है। यहाँ मृत्यु तो आप समझ ही गए होंगे लेकिन क्षति का उल्लेख बार बार हुआ है तो यहाँ क्षति के बारे में स्पेशल बताया है कि क्षति का आशय किसी भी ऐसी शारीरिक चोट से है जो किसी बाह्य हिंसात्मक एवं दृश्य माध्यम द्वारा लगी हो। शारीरिक चोट संदर्भित दुर्घटना से उत्पन्न होनी चाहिए एवं दुर्घटना से पूर्व अस्तित्व में नहीं होनी चाहिए, यानी दुर्घटना से पहले वो चोट उस बीमित व्यक्ति के शरीर पर नहीं होनी चाहिए और दुर्घटना के बाद अगर वो बीमित व्यक्ति के शरीर पर आती है तो ही इस योजना में वो कवर होगा। मृत्यु या क्षति का सीधा संबंध दुर्घटना से होने पर ही योजना के तहत लाभ दिया जाएगा, भुगतान मिलेगा। अब आगे बात करते हैं योजना के अंतर्गत लाभ कब देय नहीं होंगे, यानी कब या कैसी परिस्थिति में इस योजना का लाभ बीमित व्यक्ति को नहीं मिलेगा। तो योजना के अंतर्गत प्राकृतिक मृत्यु अथवा प्राकृतिक शारीरिक क्षतियों पर किसी प्रकार का कोई लाभ देय नहीं होगा, यानी अगर किसी बीमित व्यक्ति की नेचुरल डेथ होती है तो इस केस में कोई लाभ नहीं दिया जाएगा, अर्थात निम्न स्थितियों में लाभ देय नहीं होंगे। उन स्थितियों को भी डिफाइन किया गया है नीचे। विभिन्न बीमारियों जैसे कैंसर, टीबी, हृदयाघात अथवा पागलपन इत्यादि से होने वाली मृत्यु अथवा अन्य क्षतियां इसमें काउंट
नहीं की जाएगी। यानी बीमारी से अगर कोई मरता है तो इस योजना के अंतर्गत उसे कवर नहीं किया जाएगा। हत्या का प्रयास, आत्मक्षति अर्थात आत्महत्या अथवा आत्महत्या का प्रयास, ये भी इसके अंतर्गत कवर नहीं किया जाएगा। बीमित सदस्य द्वारा नशीले द्रव्य, ड्रग्स, अल्कोहल के सेवन से होने वाली क्षति और मृत्यु को भी इसमें कवर नहीं किया जाएगा। अगर बीमित व्यक्ति स्वयं ड्रग्स लेता है या शराब वगैरह का सेवन करता है और उसके कारण अगर वो गिर जाता है या कोई दुर्घटना होती है तो उसको इसके अंतर्गत कवर नहीं किया जाएगा। चिकित्सा अथवा शल्य क्रिया के दौरान होने वाली क्षति, अगर ऑपरेशन के दौरान कोई घटना घट जाती है, दुर्घटना होती है या कोई मृत्यु हो जाती है, ऑपरेशन के दौरान उसका हाथ पैर काट दिया जाता है, तो इसको भी इस योजना के अंतर्गत कवर नहीं किया जाएगा। नाभिकीय विकिरण अथवा परमाणविक अस्त्रों से होने वाली क्षति को भी इसमें काउंट नहीं किया गया है। युद्ध, विदेशी आक्रमण, विदेशी शत्रु के कृत्यों, गृह युद्ध, देशद्रोह अथवा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों इत्यादि से होने वाली क्षति में भी अगर कोई क्षति की स्थिति में को भी इसमें कवर नहीं किया गया है। आगे बात करें तो गर्भधारण अथवा प्रसव के दौरान होने वाली कोई क्षति है, जैसे गर्भधारण अथवा प्रसव के दौरान कोई मृत्यु हो जाती है या कोई कैजुअलिटी हो जाती है, तो इस स्थिति को भी यहाँ इस योजना के अंतर्गत कवर नहीं किया गया है। बीमित व्यक्ति द्वारा आपराधिक उद्देश्य से विधि द्वारा निर्धारित कानून के उल्लंघन के कारण कोई क्षति होती है तो इसको भी यहाँ पर कवर नहीं किया गया है। 9th पॉइंट है एविएशन में एंगेज होने, जैसे बैलूनिंग, माउंटनिंग, डिसमाउंटनिंग के समय या एयरक्राफ्ट में पैसेंजर के अतिरिक्त किसी अन्य रूप में यात्रा करते समय हुई मृत्यु और क्षति को भी इसमें कवर नहीं किया गया। यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि अगर व्यक्ति पैसेंजर के तौर पर वहां बैठा है और दुर्घटना घट जाती है तो कवर किया जाएगा, अदरवाइज वो एंजॉयमेंट के हिसाब से या घूमने आदि के पर्पज से वहां पर जाता है और फिर कोई घटना घटती है तो उसको इसमें कवर नहीं किया जाएगा। विभिन्न दुर्घटनाओं में हाथ अथवा पैर का फ्रैक्चर इत्यादि होने की दशा में भी योजना के अंतर्गत लाभ देय नहीं होंगे। अगर किसी का हाथ टूट जाता है या पैर फ्रैक्चर हो जाता है तो वो भी इसमें कवर नहीं होगा। जहरीले जंतु के कारण मृत्यु हो जाती है अथवा कोई क्षति हो जाती है उसको भी इसमें कवर नहीं किया गया है। 12वां पॉइंट देखिए, योजना की 1 वर्ष की अवधि के दौरान योजना के अंतर्गत बीमित परिवार के सदस्यों के संबंध में 1 से अधिक दावों के मामलों में बीमित परिवार को इस योजना के अंतर्गत देय अधिकतम भुगतान रुपए 10 लाख से अधिक नहीं होगा। यहां भी क्लियर किया गया है कि संपूर्ण वर्ष के दौरान एक परिवार को अधिकतम 10 लाख रुपए से अधिक का भुगतान नहीं किया जाएगा, चाहे कितने ही दावे परिवार द्वारा किए गए हों। 13वां पॉइंट देखिए, यदि योजना वर्ष में किसी सदस्य की दुर्घटनावश मृत्यु क्षति कारित होती है तथा उसी योजना वर्ष में पुनः कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तो बाद में घटित होने वाली दुर्घटना के विरुद्ध अगर भुगतान किया जाता है तो पहले घटित घटना के विरुद्ध जो भुगतान हुआ था उस भुगतान राशि को दूसरे वाले दावों में से कम करके भुगतान किया जाएगा। इस योजना में भुगतान हेतु पात्र होने की स्थिति में बीमित परिवार को किया जाने वाला भुगतान किसी सदस्यों की दुर्घटनावश मृत्यु क्षति होने की स्थिति में SDRF यानी स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स, NDRF यानी नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड एवं मुख्यमंत्री सहायता कोष एवं अन्य निःशुल्क बीमा योजना से किए गए भुगतान को कम करते हुए 10 लाख रुपए तक की सीमा के अधीन होगा। यानी इन योजनाओं के तहत जो लाभ मिलेगा उनको भी घटाकर भुगतान किया जाएगा बीमित परिवार के सदस्यों को। योजना के अंतर्गत परिवार को क्या क्या लाभ देय होंगे उसके बारे में डिटेल दी गई है। तो पहला है दुर्घटना में क्षति का प्रकार बताया है और उस क्षति यानी हानि पर क्या लाभ मिलेगा। दुर्घटना में परिवार के एक सदस्य की मृत्यु होने पर परिवार के सदस्यों को 5 लाख रुपए तक का भुगतान किया जाएगा। अगर दुर्घटना में परिवार के एक से अधिक सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो अधिकतम 10 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। दुर्घटना में दोनों हाथों या दोनों पैरों या दोनों आंखों अथवा एक हाथ एवं एक पैर या एक हाथ एवं एक आंख या एक पैर एवं एक आंख की पूर्ण क्षति होने पर अर्थात पार्थक्य होना अथवा इन अंगों का काम करना बंद कर देने की स्थिति में 3 लाख रुपए तक का भुगतान बीमित व्यक्ति को किया जाएगा। दुर्घटना में हाथ अथवा पैर अथवा आंख की पूर्ण क्षति होने पर अथवा पार्थक्य क्षति होने पर यानी
पार्थक्य यानी अलग होना या फिर इन अंगों के पूर्णतः निष्क्रिय होने की स्थिति में 1.5 लाख रुपए तक का भुगतान किया जाएगा। तो दोनों अगर हाथ या दोनों पैर या दोनों आंखें वगैरह डैमेज होती है या काम करना बंद कर देती है, उस स्थिति में तो 3 लाख का भुगतान होगा। और अगर केवल एक हाथ, एक पैर या एक आंख की क्षति होती है या वो निष्क्रिय हो जाते हैं, तो उस स्थिति में 1.5 लाख रुपए तक का भुगतान किया जाएगा। योजना अवधि के दौरान यदि किसी बीमित सदस्य को पहले एक आंख, एक हाथ या एक पैर की क्षति पर 1.5 लाख रुपए का भुगतान किया जाता है, तो योजना की उस अवधि के दौरान बीमित की मृत्यु हो जाने की दशा में अगर उस व्यक्ति को पहले भुगतान किया जा चुका है आंख, हाथ और पैर की हानि होने पर 1.5 लाख रुपए का, और बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इस स्थिति में मृत्यु हेतु देय राशि में से उपरोक्त बीमित परिवार को पूर्व में स्वीकृत राशि कम करके भुगतान किया जाएगा। मान लीजिए जिस व्यक्ति को एक हाथ अथवा एक पैर या फिर एक हाथ की क्षति हो जाती है, तो उसे पहले भुगतान कर दिया गया 1.5 लाख रुपए का, लेकिन जैसे ही भुगतान होता है और उसके कुछ समय बाद उसी योजना वर्ष में बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो इस स्थिति में 1.5 लाख रुपए कम करके उसे भुगतान किया जाएगा। यानी 5 में से 1.5 लाख रुपए घटाकर कुल 3.5 लाख रुपए का ही उसे भुगतान होगा। यदि योजना वर्ष में बीमित परिवार के किसी सदस्य के किसी अंग की क्षति होने पर बीमित परिवार को भुगतान कर दिया जाता है, तो योजना की उसी वर्ष में अन्य सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु होने पर भी बीमित परिवार को किए जाने वाले भुगतान में से पूर्व में किए गए भुगतान की राशि को कम कर दिया जाएगा। यानी जो पूर्व में अगर एक भुगतान हो चुका है और उसके बाद में किसी भी सदस्य की मृत्यु हो जाती है परिवार में, तो उस स्थिति में कुल भुगतान में से पूर्व में किए गए भुगतान को घटा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 10 लाख रुपए के ऊपर जाकर इसका भुगतान किया जाएगा। अब यहाँ पर हाथ की क्षति के बारे में स्पष्ट किया गया है कि हाथ के कलाई अथवा ऊपर से पार्थक्य होने अथवा हाथ के स्थायी रूप से पूर्ण निष्क्रिय हो जाने से है। अगर बीमित व्यक्ति का हाथ पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है या वो अलग हो जाता है कलाई के ऊपर, तो इस स्थिति में ही उसे योजना का लाभ दिया जाए। इसी प्रकार पैर की क्षति से आशय है पैर की एडी अथवा ऊपर से पार्थक्य होने अथवा पैर के स्थायी रूप से पूर्णतः निष्क्रिय हो जाने की स्थिति में। अब यहाँ पर आपको बता दिया जाए कि अगर लकवा आता है तो इसको इसमें कवर नहीं किया जाएगा। योजना के संबंध में और भी महत्वपूर्ण बिंदु बताए हैं सरकार द्वारा, तो है योजना का संचालन राज्य बीमा एवं प्रावधायी विभाग के माध्यम से किया जाएगा, यानी SIPF पोर्टल के माध्यम से ही किया जाएगा। योजना के अंतर्गत बीमित परिवार के सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा दुर्घटना के कारण परिवार के सदस्य अथवा सदस्यों की स्थायी पूर्ण अपंगता की स्थिति में एक योजना वर्ष में कुल 10 लाख रुपए तक का ही भुगतान उस परिवार को किया जाएगा। 10 लाख से ऊपर भुगतान नहीं होगा। यह योजना जनाधार कार्ड से जुड़ी होने के कारण जनाधार कार्ड में अंकित परिवार के मुखिया को ही बीमित परिवार का मुखिया माना जाएगा, जो कि हमने पहले भी चर्चा कर ली थी। इस योजना के अंतर्गत बीमित परिवार के किन्हीं सदस्यों की दुर्घटनावश मृत्यु होने, स्थायी पूर्ण अपंगता होने की स्थिति में देय राशि का भुगतान परिवार की मुखिया के उस बैंक खाते में किया जाएगा जो जनाधार से लिंक होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि भुगतान होगा कैसे और कहां होगा। तो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है निर्देशों में कि मुखिया का जो बैंक खाता होगा उसी में भेजा जाएगा और वो बैंक खाता जनाधार से लिंक होना चाहिए। और अगर मान लीजिए मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में पति को अथवा पति की मृत्यु होने की स्थिति में या वो जीवित न होने की स्थिति में परिवार में शेष सदस्यों में भुगतान योग्य राशि समान अंशों में विभाजित कर सदस्यों के बैंक खातों में ऑनलाइन जमा करवाई जाएगी। अगर मुखिया जीवित है तो मुखिया के खाते में आएंगे, अगर मुखिया जीवित नहीं है या मुखिया की ही मृत्यु हो जाती है तो उसके पति को दिया जाएगा, और पति भी जीवित नहीं तो शेष सदस्यों को बराबर बराबर बांटकर बैंक खातों में उसका भुगतान किया जाएगा। यह योजना जनाधार कार्ड से लिंक है, बार बार आ रहा है। तो अतः यदि जनाधार कार्ड में अंकित परिवार की मुखिया एवं सदस्यों सभी की मृत्यु हो जाती है तो इस योजना के तहत कोई भुगतान देय नहीं होगा। बहुत ही स्पष्ट कर दिया है यहाँ पर। योजना के लाभ प्रत्येक बीमित परिवार को दुर्घटना के कारण मृत्यु अथवा योजना में उल्लिखित क्षतियां होने पर योजना के प्रभावी रहने की स्थिति में किसी भी स्थान अथवा समय पर घटित होने पर देय होंगे। यहाँ पर यह नहीं है कि राजस्थान में कोई दुर्घटना घटित है, अगर यात्रा करते समय बीमित परिवार का सदस्य राजस्थान के बाहर भी है और यह घटना घट जाती है
दुर्घटना हो जाती है, कोई हानि हो जाती है, इस स्थिति में भी इस योजना का लाभ कवर किया जाएगा। योजना के दावे निस्तारण हेतु आवश्यक होने पर किसी चिकित्सा अधिकारी अथवा अन्वेषणकर्ता द्वारा प्रकरण की जांच कराई जा सकेगी, जो कि क्लियर है। इस योजना के लिए पात्र परिवारों में कोई अंशदान प्रीमियम की राशि वसूल नहीं की जाएगी। साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, परिवार की ओर से कोई भी भुगतान इस योजना में नहीं किया जाना है। दुर्घटना के कारण मृत्यु अथवा क्षति होने की पुष्टि करने का दायित्व दावेदार का होगा। आपको खुद को साबित करना होगा कि मृत्यु हुई है या क्षति हुई है। इसके संबंध में आपको आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। पूर्व में संचालित मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के दावे वर्तमान योजना के तहत पूर्ववत निस्तारित किए जाएंगे। चूंकि मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना को अब बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना कर दिया गया है, तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में जो परिवार कवर किए गए थे, अगर उनके साथ किसी प्रकार का कोई दावा बकाया है तो वो अब इस योजना के तहत निस्तारित किया जाएगा। योजना के क्रियान्वयन हेतु वेब पोर्टल की बात करते हैं तो योजना के अंतर्गत दावा निस्तारण हेतु राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा पृथक से एक वेब पोर्टल तैयार कराया गया है। उक्त योजना के वेब पोर्टल हेतु मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना एवं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के पोर्टल से डेटा प्राप्त किया जाएगा। दावा निस्तारण की समस्त प्रक्रिया इस वेब पोर्टल के माध्यम से ही भविष्य में संचालित की जाएगी। दावे हेतु ऑनलाइन क्लेम फॉर्म के साथ अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की जानकारी यहाँ दी गई है। तो यहाँ पर दुर्घटनाओं को श्रेणियों में बांटा गया। पहली श्रेणी है क श्रेणी, इसके तहत 3 दुर्घटनाओं को शामिल किया गया है। पहली है सड़क वाहन दुर्घटना, रेल दुर्घटना, वायु दुर्घटना अथवा बीमित के ऊंचाई से गिरने अथवा बीमित पर ऊंचाई से किसी वस्तु के गिरने या फिर मकान के ढहने के कारण कोई दुर्घटना होती है, मृत्यु होती है, क्षति होती है, तो इनको क श्रेणी में रखा गया है। और ऐसी स्थिति में अगर मृत्यु होती है तो अगर आपको दावा करना है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो सबसे पहले चाहिए डिजिटल मृत्यु प्रमाण पत्र, यानी ऑनलाइन जो प्रमाण पत्र बनाया गया होगा वो प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद इनमें से कोई एक दस्तावेज आपको अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा, यानी 2 दस्तावेज आपको देने होंगे। तो देख लीजिए इनमें से इन 4 में से कोई एक दस्तावेज है वो आपको सबमिट करना होगा। तो पहला है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, FIR, रोजनामचा रिपोर्ट जिसे कहते हैं, पंचनामा या चिकित्सालय द्वारा जारी डेथ समरी। इन चारों में से कोई एक और साथ में एक डिजिटल मृत्यु प्रमाण पत्र आपको वहां पर जमा करना होगा, तब जाकर आपको भुगतान होगा। अगर मृत्यु न होती है और किसी प्रकार की कोई हानि होती है तो इस स्थिति में चिकित्सालय की रिपोर्ट जहां पर आपने इलाज करवाया है वो रिपोर्ट आपको सबमिट करनी होगी। FIR रोजनामचा यदि कराई गई हो तो इस स्थिति में आपको जमा करवाना होगा। डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जो आप जांच वगैरह करवाते हैं वो आपको सबमिट करनी होगी। और मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्थायी पूर्ण अपंगता का डिजिटल प्रमाण पत्र, क्योंकि अगर किसी प्रकार की अपंगता होती है तभी भुगतान होगा और उसका एक प्रमाण पत्र जारी किया जाना अनिवार्य है। तो ये 4 डॉक्यूमेंट क्षति की स्थिति में जमा करवाने होंगे, तब जाकर आपको भुगतान होगा क श्रेणी के अंतर्गत। अगली दुर्घटना की श्रेणी है ख। इसके अंतर्गत 2 चीजें कवर की गई है, बिजली के झटके के कारण कोई हानि होती है और दूसरी रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण। तो अगर मृत्यु की स्थिति है तो डिजिटल मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा और इन दोनों में से कोई एक सर्टिफिकेट आपको देना होगा। तो पहला है पोस्टमार्टम रिपोर्ट या फिर चिकित्सालय द्वारा जारी डेथ समरी। अगर कोई क्षति होती है मृत्यु न होकर तो चिकित्सालय की रिपोर्ट होगी, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जमा करवानी होगी और मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्थायी पूर्ण अपंगता का डिजिटल प्रमाण पत्र। तीसरी श्रेणी बनाई है 2 दुर्घटनाओं की, जिसमें डूबने के कारण कोई क्षति होती है या फिर जलने की स्थिति में कोई क्षति या मृत्यु होती है। तो इस स्थिति में मृत्यु अगर हो जाती है इन दोनों दुर्घटनाओं में, गैस श्रेणी की दुर्घटनाओं में, तो एक डिजिटल मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करवाना होगा, एक FIR पोस्टमार्टम रिपोर्ट और चौथा है FR। ये चारों डॉक्यूमेंट जमा करवाने होंगे गैस श्रेणी की दुर्घटना के दावों को प्रस्तुत करने के लिए। और अगर कोई किसी प्रकार की क्षति होती है तो चिकित्सालय की रिपोर्ट जमा करवानी होगी, FIR या FR। इसके अलावा डायग्नोस्टिक रिपोर्ट और मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया स्थायी पूर्ण डिजिटल अपंगता प्रमाण पत्र। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करवाने होंगे दावा प्रस्तुत करने के लिए। योजना के अंतर्गत दावा निस्तारण की जो प्रक्रिया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। परिवार के किसी सदस्य की दुर्घटनावश मृत्यु होने अथवा दुर्घटना के
कारण योजना में उल्लेखित स्थायी पूर्ण क्षति होने की स्थिति में बीमित परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य द्वारा MADBY वेब पोर्टल पर दावा पत्र की ऑनलाइन पूर्ति की जाएगी। सबसे पहला काम होगा पोर्टल पर दावा प्रपत्र भरना ऑनलाइन। उसके बाद दुर्घटना दिनांक या मृत्यु दिनांक या क्षति दिनांक, यानी मृत्यु होने की स्थिति में मृत्यु दिनांक से 60 दिवस की अवधि में दावा प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, यानी घटना घटने से 60 दिवस के भीतर आपको यह अपना दावा प्रस्तुत करना होगा। विलंब के समुचित कारणों का उल्लेख करते हुए दावा प्रपत्र की दुर्घटना दिनांक, मृत्यु दिनांक या क्षति दिनांक से 90 दिवस की अवधि में भी पूर्ति की जा सकेगी। और चौथा है, दावा प्रपत्र पोर्टल पर सबमिट करने पर जनाधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP भिजवाया जाएगा। मुखिया की मृत्यु की स्थिति में दावेदार द्वारा ऑनलाइन दावा प्रपत्र में अंकित मोबाइल नंबर पर OTP भिजवाया जाएगा। दावेदार द्वारा OTP को सबमिट करने पर पोर्टल द्वारा ऑथेंटिकेशन कर लिए जाने पर ही दावा पोर्टल पर रजिस्टर्ड माना जाएगा, किया जाएगा। पोर्टल पर दावा दर्ज होने के बाद दावे का गहन परीक्षण कर दावा स्वीकृत और अस्वीकृत किया जा सकेगा। अन्य दस्तावेज वांछित होने पर दावेदार से ऑनलाइन ही दस्तावेजों की मांग की जाएगी, यानी दावा सबमिट करने के बाद में आपको बार बार उसको देखते रहना है कि वो स्वीकृत हुआ है या अस्वीकृत हुआ है या कोई ऑब्जेक्शन लगा है और कोई डॉक्यूमेंट की डिमांड तो नहीं की गई है। सभी वांछित दस्तावेज प्राप्त होने, अन्वेषण रिपोर्ट प्राप्त होने के 30 दिवस में दावे का निस्तारण कर दिया जाएगा। दावेदार के मोबाइल नंबर पर स्वीकृति, अस्वीकृति एवं आक्षेप के संबंध में भी मैसेज भिजवाया जाएगा। दावा स्वीकृति योग्य होने पर जनाधार कार्ड से लिंक मुखिया के बैंक खाते में ऑनलाइन भुगतान की कार्यवाही की जाएगी। मुखिया की मृत्यु होने की स्थिति में पति या फिर पति के भी जीवित न होने की स्थिति में परिवार में शेष रहे सदस्यों में भुगतान योग्य राशि समान अंशों में विभाजित कर विविध परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में ऑनलाइन जमा कराई जाएगी। ऐसे जनाधार परिवार जिसमें मुखिया से भिन्न विवाहित सदस्य की योजना में वर्णित दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में कुल दावा राशि का भुगतान मुखिया एवं मृतक के पति पत्नी को आधा आधा देय होगा। अगर विवाहित है, इस स्थिति में उसके पति अथवा पत्नी को दिया जाएगा आधा दावा और आधा उसके मुखिया को दिया जाएगा। परिवार यानी जनाधार में अंकित जो सदस्य हैं, उनका परिवार के सभी सदस्यों की मृत्यु होने की स्थिति में कोई भी राशि देय नहीं होगी। पारिवारिक विवाद की स्थिति अथवा न्यायिक प्रक्रिया लंबित होने पर सक्षम न्यायालय के निर्णय के अनुसार ही भुगतान देय होगा। अगर कोई विवाद हो जाता तो इस स्थिति में न्यायालय जो निर्णय देता उसी के अनुसार भुगतान किया जाएगा। दावा प्रपत्र को तकनीकी कारणों अथवा आपातकालीन परिस्थितियों के कारण निर्धारित 90 दिवस की अवधि पश्चात विलंब से दावा प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में दावेदार द्वारा विलंब का युक्त कारण प्रस्तुत किए जाने पर विलंब में 3 माह तक का शिथिलन परियोजना निदेशक मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना एवं इसके पश्चात के आगामी 6 माह के विलंब में शिथिलन निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा किया जा सकेगा। दुर्घटना मृत्यु अंग पार्थिक्य के 1 वर्ष पश्चात प्रस्तुत दावों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, यानी 1 वर्ष के भीतर आपको ये दावे प्रस्तुत करने होंगे। आक्षेप पूर्ति हेतु दावेदार को वापस किए गए प्रकरणों में 3 माह तक आक्षेप की पूर्ति नहीं किए जाने की स्थिति में भी दावा निरस्त कर दिया जाएगा। अगर आपने दावा प्रस्तुत किया और उस पर ऑब्जेक्शन लग जाता है, कोई आक्षेप आ जाता है, तो 3 माह के भीतर ही आपको उस आक्षेप का निस्तारण करना होगा, तभी जाकर आपको भुगतान होगा, अदरवाइज वो दावा निरस्त कर दिया जाएगा। दावों से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई शिकायत होती है और अपील करने की स्थिति आती है, तो इस स्थिति में अपील और सुनवाई व्यवस्था भी निश्चित की गई है। तो प्रथम अपील दावे के निस्तारण की दिनांक से 30 दिवस की अवधि में निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को ऑनलाइन प्रथम अपील प्रस्तुत की जा सकेगी। इस स्तर पर 30 दिवस में अपील का निस्तारण किया जाएगा। अगर द्वितीय अपील की बात करें तो द्वितीय अपील निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के निर्णय के विरुद्ध आदेश जारी किए जाने की तिथि के 30 दिवस की अवधि में शासन सचिव वित्त विभाग, शासन सचिवालय जयपुर को द्वितीय अपील ऑनलाइन प्रस्तुत की जा सकेगी। तो साथियों, ये थी संपूर्ण जानकारी मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना की। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो से रिलेटेड या चैनल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।